Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel. I am Dheeraj Rajpurohit and I warmly welcome you all to yet another new session of Polity through MCQs. So as you all know, this session focuses on 2023 UPSC prelims as well as for your future examination. अगर आप यूपीएससी की आगे जाके एग्जाम देना चाहते हैं यूपीएससी का या फिर कोई स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑन पॉलिटी। तो पॉलिटी पे जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में उसको फोकस कर रहे हैं ईयर वाइज। सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2021 एंड अब हम डिस्कस करेंगे 2020 प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए थे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2022 में 10 क्वेश्चंस आए थे, इसमें 18 आए थे, ये डिस्कस कर लिए। 2020 में 17 क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन, तो इसको भी मैंने 3 में डिवाइड कर दिया है। So today's session we will discuss 5 questions and the other we will discuss 6 question. This is our test number 6. If you have not seen the previous videos, please go and watch them. Before starting the video, Prince Civil Services, a premier institute where you can prepare for civil services along with your college, is conducting an scholarship cum admission test on 16th April. It is an online test, so आप अपने घर बैठ के ये टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस लिंक पे जाके रजिस्टर कर लीजिए, जल्दी रजिस्टर कर लीजिए। तो अगर आपने बोर्ड एग्जाम्स दे दिए हैं, अब आप अपनी कॉलेज के साथ ही यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट देना चाहिए। यू शुड ज्वाइन प्रिंस सिविल सर्विसेज। फॉर मोर क्वेरीज यू कैन कॉल ऑन दी बिलो गिवन नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। इट इज 2020 प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इट इज आवर पार्ट फर्स्ट। Let's start with the first question. This is an easy question. Let's see. Rajya Sabha has equal powers with Lok Sabha in. तो इन दोनों के पावर्स इक्वल किस रिस्पेक्ट में है? राज्यसभा लोकसभा दोनों के। फर्स्ट सी द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, ये इक्वल पावर नहीं है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर किसका है? ये राज्यसभा का। द अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, यस दिस इज अ इक्वल पावर। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इक्वल पावर है। तो दिस इज आवर आंसर, बट विल सी द अदर ऑप्शंस एज वेल। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, एज आर्टिकल 74 states that the council of ministers are responsible towards the lower house or the house of the people, or we can say Lok Sabha. So लोक सभा एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके गवर्नमेंट को हटा सकती है। एक्सक्लूसिव पावर किसका है? लोकसभा का। मेकिंग कट मोशंस, यस ये भी लोकसभा का है। जब बजट पास होता है तो बजट के अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टीज या दूसरी पार्टीज कट मोशन इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो यस मेकिंग कट मोशंस सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। सो आवर आंसर इज सेकंड, ऑप्शन बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अमेंडिंग, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में किया जा सकता है और दोनों के इक्वल पावर्स। Now let's see the next question. Now with reference to the funds under members of Parliament Local Area Development Scheme MP-LADS, which of the following statements are correct? Very important, we have to find the correct statement. तो यहाँ पे हमारे पास 4 statements हैं. We can use elimination method here. Let's see the first statement. MP-LADS funds must be used to create durable assets of physical infrastructure for health, education, etc. Yes, the first statement is correct. MP-LAD जो MPs को इस स्कीम के अंदर पैसा मिलता है उसे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1993। तो इसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर गिवन अ फंड, जैसे अभी के टाइम पे वो है 5 करोड़, तो एक एमपी को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस पैसे को यूज कर सकता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उस डेवलपमेंट के लिए ही मस्ट यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स। यस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। वहाँ पे ड्यूरेबल एसेट्स यानी कि एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, इस तरह के वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। यस इट इज अ मस्ट, इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार कहता हूँ इस तरह के टर्म्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए, बट इट इज करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो हम हटा देते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं एक स्टेटमेंट। नाउ अदर स्टेटमेंट्स इफ वी सी तो 2 हमारा कॉमन है,
तो 2 नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हम इसे कर सकते हैं, बट लेट्स सी फॉर आवर ओन नॉलेज, अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट SC ST पॉपुलेशन। तो किसको बेनिफिट होना चाहिए? SC ST पॉपुलेशन को। एक स्पेसिफाइड पोर्शन, जो एमपीज को जो पैसा दिया उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन SC और ST पॉपुलेशन को बेनिफिट होना चाहिए। यस, इट इज करेक्ट। ऐसा कहा जाता है, इसमें ऐसा प्रोविजन है दैट SC पॉपुलेशन जहां पर है, जिस एरियाज में है, उसके लिए अपना जो भी फंड इनको मिला है उसका 15% उनको यूज करना पड़ेगा, और जहां पे ST पॉपुलेशन है वहां पे 7.5% जो है वो अपना फंड में से पैसा इनको यूज करना पड़ेगा। उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी एरियाज है जहां पे SC पॉपुलेशन है, ST पॉपुलेशन है, उन पे ये पैसा यूज होगा, उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। यस, करेक्ट स्टेटमेंट। लेट्स सी द थर्ड स्टेटमेंट। MPLAD's funds are sanctioned on yearly basis and unused funds cannot be carried forward to the next year। तो अगर पैसा खर्च नहीं हुआ, सारा पैसा उन्होंने यूज नहीं किया, तो वो पैसा लैप्स हो जाएगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। नहीं, ये गलत है, बिकॉज वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हो सकता है कि MP ने कोई स्कूल बनाने के लिए स्टार्ट किया और थोड़ा पैसा उसने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को दे दिया दैट यू यूज इट टू डेवलप दिस एसेट, और वो पूरा पैसा अभी तक यूज नहीं हुआ है और वो यूज होना है, मे बी अगले साल और यूज होगा, तो यस वो पैसा अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। सो विल रिमूव दी। ओके, नाउ लेट्स सी द फोर्थ स्टेटमेंट। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी must inspect at least 10% of all works under implementation every year। Yes, this is correct because district authority जो भी implementation के लिए उन्होंने प्लान बनाया है, जो प्लान बनाया है उसका 10% जो है उसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। इट इज अ क्लॉज ऑफ दिस स्कीम। सो यस, आवर आंसर इज D 1, 2 and 4। लेट्स हैव सम मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग MPLAD स्कीम। ये इंपॉर्टेंट स्कीम है और आपको इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए कि मे बी फ्यूचर में पूछा जा सकता है। First, it was introduced in December 1993, very important। Secondly, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इसे इंप्लीमेंट करने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इंपॉर्टेंट, यूपीएससी कई बार इस तरह के सवाल पूछती है कि स्कीम जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री इसे इंप्लीमेंट करेगी। नाउ MPLAD इज अ प्लान स्कीम। ये प्लान स्कीम है, फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, सारा पैसा कहां से आएगा इस स्कीम के लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए सारा खर्चा देगी। प्लस कितने पैसे देती है MP को? 5 करोड़ रुपीज। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज आल्सो अ इजी क्वेश्चन, आई मस्ट से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? तो हमें देखना है कि कौन सी कैटेगरी के अंडर आता है आपका एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फर्स्ट यू शुड नो कि अनटचेबिलिटी जो अबॉलिश की है कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 17। अब एक एक करके हम देखते हैं कौन से आर्टिकल्स दे रखे हैं इसमें। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल, सिंगल आर्टिकल है, आर्टिकल 32। एंड राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। सो हम देख सकते हैं कहां पर आएगा ये? राइट टू इक्वालिटी में, सबको इक्वल ट्रीटमेंट। वैसे भी देखो कॉमन सेंस भी है, अनटचेबिलिटी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, हम एक तरह से उन्हें इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें इक्वल ट्रीट करना चाहिए। इट शुड कम अंडर राइट टू इक्वालिटी, और हमने अभी यहाँ पे भी देख लिया। सो हम क्या क्या मिसिंग है यहाँ पे? स्टार्ट हुआ है 14 से एंड 19 राइट टू फ्रीडम इज इंक्लूडेड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज इंक्लूडेड। 25 के आगे मिसिंग है, सो 25 से लेके 28 तक है राइट टू रिलीजन, और 29 और 30 है कल्चरल राइट्स, एंड देन 31 इज अबॉलिश्ड, राइट टू प्रॉपर्टी था अब नहीं है, एंड देन आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हो गए हमारे क्लब्स फंडामेंटल राइट्स के कैटेगरीज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, तो ये कहां पे मेंशन्ड है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। easy question I must say। so it is actually directive principles of state policy। इसके आर्टिकल 50 है, ये कहता है कि जुडिशरी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और इसी के अकॉर्डिंग हमने लेटर ऑन
एग्जीक्यूटिव से जुडिशियल पावर्स जो है वो ले लिए। इससे पहले जो कलेक्टर के पास में कई सारे जुडिशियल पावर्स हुआ करते थे, एग्जीक्यूटिव के पास में भी कई सारे जुडिशियल पावर्स हुआ करते थे, तो ये जुडिशियल पावर्स अब ले लिए। इसीलिए हम कलेक्टर को डीएम भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो डीएम पहले उनके पास मजिस्ट्रेट के पावर्स भी थे, आज भी हैं कुछ कुछ, बट बहुत कम, अब बहुत मिनिमाइज कर दिया हमने। पहले बहुत ज़्यादा जुडिशियल नेचर के पावर्स थे, अब जुडिशियल नेचर के पावर्स नहीं है। So yes, it is a directive principle of state policy जिसमें ये दे रखा है separation of judiciary from the executive. Let's move on to the next question. Now this is a good question. I must say ये भी हमारा थोड़ा easy question ही है if you know कि ये कब add हुआ है. See, along with the budget के साथ साथ the finance minister also places other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by. अब देखो बजट जब पेश करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर लेके आते हैं बजट, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, उसके साथ साथ बजट के साथ साथ वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी प्लेस करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट कौन मैंडेट करता है, यानी कौन कहता है कि ये स्टेटमेंट साथ में बजट के साथ में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, कौन कहता है इनमें से? क्या ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, यानी कि हम करते हुए आ रहे हैं पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है ये, या फिर आर्टिकल 112 या और आर्टिकल 110 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, या फिर आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और प्रोविजंस ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। देखिए वैसे इसका आंसर सीधा सीधा आपका है ये। हमने अमेंड किया, हमने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था 2003 में। इट वाज नोन एज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो एक तरह से गवर्नमेंट को और ज्यादा हम फिस्कल रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते थे, फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते थे, यानी कि कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कितना कैसा पैसा खर्च हो रहा है, क्या आप फिस्कल बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हो इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ये सब ड्यूटीज किसकी है? गवर्नमेंट की, बिकॉज इट इज द एग्जीक्यूटिव, वही पॉलिसी बनाता है, फाइनेंशियल पॉलिसीज भी वही बनाता है। तो ये हमने एक्ट पास किया सो दैट हम उन्हें और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना सके। सो इसके साथ ही ये एक डॉक्यूमेंट बजट के साथ में पेश किया जाता है, और भी एक दो डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये डॉक्यूमेंट ये कहता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। दैट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक ब्रॉड टर्म बात कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी, उन पॉलिसीज का आउटकम क्या क्या हुआ है, सो व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस एंड व्हाट इज द रियल आउटपुट, जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है, एंड एक्सटर्नली और इंटरनली भी आप कैसे बैलेंस कर रहे हो, ये सब बातें इस स्टेटमेंट के अंदर बताई जाती है। गवर्नमेंट बताती है, किसको बताएगी? पार्लियामेंट को बताएगी। वो एक तरह से अपनी सफाई देगी या फिर अपना क्लैरिफिकेशन देगी कि ये चीजें हुई है और ये स्टेटमेंट है, सो दे कैन डिस्कस ऑन इट। ओके, ऑन दिस स्टेटमेंट आई विल एंड दिस सेशन। वैसे ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये काफी हद तक थोड़ा इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, बट क्योंकि बजट की बात हुई है, बजट इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो आप, एंड उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी है, बिकॉज आर्टिकल 110, 112, 113 ये सब रिलेटेड है हमारे बजट से। सो यस, ये मैंने इसमें इंक्लूड किया है। And I hope you liked the video. In the next session, we are going to solve the other 6 questions from 2020 prelims. So stay tuned and see you again in the next session. Till then, God bless you all.